हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे क्लास 12 की सिविक्स का चैप्टर 2। दूसरी बुक का है ये चैप्टर, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि इसमें हम लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोगों का पहला टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और प्रथमाम चुनाव। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व और कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण और उसकी प्रकृति। कांग्रेस एवं सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन और सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में जानेंगे। और गुटों में तालमेल और सहनशीलता, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो हमारे देश मतलब कि जो हमारे नेता हैं इस बात पर दृढ़ थे कि शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाएगा। और जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय जो शासन अंतरिम सरकार चल रही थी, अंतरिम सरकार उसको कहते हैं जो मतलब कि सरकार अच्छे से नहीं बनी हुई होती है, फिर भी कोई ना कोई शासन चलाता रहता है उसको। और 1950 में चुनाव आयोग का गठन हुआ और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। अब हमारा दूसरा टॉपिक है प्रथम चुनाव में आई समस्या या चुनौतियां क्या क्या थी। तो देश का आकार बहुत बड़ा था और मतलब कि बहुत ज़्यादा आबादी थी, विशाल आबादी थी, 17 करोड़ मतदाता थे। और मतदाता की जो सूची बनाना वो भी मतलब कि बहुत कठिन कार्य था उस समय। और सीमांकन करना 1.5% तो साक्षर थे, मतलब कि 1.5% लोग ही पढ़े लिखे थे जो अपना नाम वगैरह भी लिख सकते थे। और चुनाव का प्रचार करना होता है और प्रौद्योगिकी का अभाव था, मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी पहले के ज़माने में। और मतदाता सूची बनाते समय 40 लाख महिलाएं बिना नाम के रह गई, मतलब कि जब फर्स्ट टाइम सबके नाम चढ़ रहे थे तो जो 40 लाख महिलाएं थे वो बिना नाम के ही रह गए, क्योंकि किसी ने ऐसे बोला कि फलाने की बीवी है, ऐसे ऐसे नाम लिखवा दिए थे। तो दोबारा सूची बनाना भी आसान नहीं था। तो 3 लाख लोगों को चुनाव की जो ट्रेनिंग दी गई, 3 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई, फिर आगे बढ़ता गया ये प्रोसेस। अब उसके बाद हुआ प्रथम आम चुनाव, मतलब कि पहली बार चुनाव हुआ। तो देश का पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 अक्टूबर से लेकर 1952 फरवरी तक चला था पहला चुनाव जो हमारे देश में हुआ था। तो हिंदुस्तानी संपादक कौन थे? इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा गया इसको। जो हिंदुस्तानी संपादक है उन्होंने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। और जो ऑर्गेनाइजर पत्रिका है उसमें नेहरू अपने जीते जी देख लेंगे, मतलब कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार असफल रहा। और मतदाता 17 करोड़, विधायक 3200, लोकसभा संसद 489 थे। और 489 सीटों में से 364 तो कांग्रेस ने जीती और 16 कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर थी। 1957 में जो दूसरे चुनाव हुए उसमें केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। पहली बार कांग्रेस को छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी मतलब कि अदर पार्टी की सरकार बनी थी। और कांग्रेस ने अनुच्छेद 356, जो कांग्रेस है उसने अनुच्छेद 356 को लगाकर मतलब कि उसका गलत प्रयोग करके उसे गिरा दिया जो दूसरी पार्टी उभरी थी। देखते हैं कि प्रथम जो 3 चुनाव है उसमें कांग्रेस का क्या क्या प्रभुत्व रहा। तो कांग्रेस मतलब कि पार्टी का गठन 1885 में हुआ था और ये कांग्रेस पार्टी अंग्रेज के समय में थी। और पहला चुनाव 1952 में हुआ था जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। और जो दूसरा चुनाव था वो हुआ था 1957 में, मतलब कि 5 साल के बाद होता है ना चुनाव, तो उसमें कांग्रेस को 371 सीटें मिली थी। और तीसरे चुनाव में 1962 में उसको 361 सीटें मिली थी। अब ये जो कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति कैसे है, मतलब कि कांग्रेस की जो प्रकृति है वो कैसी है। तो सिर्फ भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व नहीं है, दुनिया के और देशों में भी ऐसा हो रहा है। मतलब कि जैसे पहले भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी चलती थी और ऐसा दुनिया के और भी देशों में होता है। तो कई देशों के संविधान में एक पार्टी के शासन का अधिकार है, मतलब कि किसी किसी देश में सिर्फ एक ही पार्टी चलती है और अदर पार्टी नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कांग्रेस है, भाजपा है, तो इस तरह दूसरे देश में सिर्फ एक ही पार्टी होती है किसी किसी देश में। तो उनके क्या क्या नाम है? चीन है, क्यूबा है, सीरिया आदि में। और कानूनी और सैन्य शासन के कारण कुछ देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व है, मतलब कि जो वहाँ के कानून है, जो सेना है, उनका शासन के कारण तो वहाँ पर एक ही पार्टी चलती है, जैसे कि म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में बहुत सारी मतलब कि पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं। अब ये जो कांग्रेस के जो प्रभुत्व है उसके क्या क्या कारण है या कारक हैं। तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे पहली है और सबसे बड़ी है और सबसे पुरानी है और सबसे मजबूत संगठन है इसका। और सबसे लोकप्रिय नेता इसमें शामिल है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे। तो सभी वर्गों का समर्थन है इसमें।
और जो विरोधी दल हैं उनका भी अभाव है, क्योंकि विरोधी दल ज़्यादा नहीं है। और 1900 मतलब कि 52 से लेकर 67 तक कांग्रेस पार्टी के साथ साथ केंद्र राज्यों में भी प्रभुत्व रहा इसका, मतलब कि कांग्रेस पार्टी भी थी, उसमें भी प्रभुत्व था इसका, और केंद्र सरकार में भी प्रभुत्व था। और यह सभी वर्गों को लेकर चलती है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, किसान, मजदूर, इन सबको एक साथ लेकर ये पार्टी अपना काम करती है। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारात्मक रूप में, तो इसमें कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहरी, ग्रामीण, मजदूर, मालिक, निम्न और उच्च जाति मतलब कि या वर्ग, ये सभी जगह मिली हुई हैं। और इसमें गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्य मार्गियों को भी समाहित किया गया है इस पार्टी में। और कांग्रेस के जो गठबंधनी स्वभाव है उसने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी की है कि कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी गई है। और चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले जो दशक है उसमें कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्षी की भी। और इसी कारण जो भारत है, भारतीय राजनीति के इस कालखंड में कांग्रेस प्रणाली कहा गया है इसी को ही, मतलब कि जो ये इस समय जो भारतीय राजनीति है इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। अब हम देखते हैं जो केरल है उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी, जो नई सरकार आई थी जिसने कांग्रेस को हरा दिया था, वो कैसी थी? तो वो 1967 मतलब कि 1957 में कांग्रेस केरल में हारी थी। 1957 में कांग्रेस केरल में हार गई थी, तो सीपीआई मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी को 126 में से 60 सीटें मिली थी। 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन मिला था इसमें। ईएमएस वो नंबूदरीबाद केरल के मुख्यमंत्री बने थे। और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी जिसका गठन लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा हुआ था, मतलब कि लोगों के द्वारा वो मतलब कि दूसरी जो पार्टी थी उसको चुना गया था। और 1959 में केंद्र सरकार ने मतलब कि जो केंद्र सरकार है मतलब कि जो कांग्रेस की तरह ही उसके कहे पे ही चलती है, तो उसने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको गिरा दिया। देखते हैं प्रमुख विपक्षी पार्टियां, मतलब कि जो कांग्रेस से अलग और पार्टियां कौन कौन सी हैं वो सब। तो सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी, तो इसका गठन कब हुआ था? 1934 में कांग्रेस के भीतर युवा नेताओं ने किया था इसका गठन। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। और 1948 में कांग्रेस ने संविधान में बदलाव करके दोहरी सदस्यता खत्म कर दी, इसलिए जो समाजवादी हैं उन्होंने 1948 में सोशलिस्ट बनाई और चुनाव में भी कामयाबी नहीं मिली इनको। इसकी विचारधारा थी कि समाजवाद में विश्वास रखे, कांग्रेस की आलोचना करते थे, ये कहते थे कि कांग्रेस अमीरों तथा पूंजीवादियों की पार्टी है और जमींदारों का पक्ष लेती है क्योंकि किसानों की उपेक्षा करती है, मतलब कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं उनकी सुनती है जो कांग्रेस पार्टी है, और गरीबों की या किसानों की सहायता नहीं करती है। और फिर ये पार्टी टूटने के बाद क्या हुआ? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनी, मतलब कि जो ये सोशलिस्ट पार्टी है ये टूट गई, तो इसकी 3 पार्टियां बनी। एक तो है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और अच्युत पटवर्धन और एसएम जोशी। अब है दूसरी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये 1920 के दशक में साम्यवाद समूह उभरे इसमें, तो यह रूस की क्रांति से प्रभावित थे और 1935 तक कांग्रेस में रहे और 1941 में अलग हो गए कांग्रेस से। और देश में समस्या का हल साम्यवाद की राह द्वारा करना चाहते थे। और इनकी विचारधारा थी कि 1947 में सच्ची आज़ादी नहीं मिली है इनको और हिंसक राजनीति को अपनाया गया है। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा दिया है, सेना से कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई हुई और 1951 में हिंसक राजनीति छोड़ दी गई। और इसका समर्थन किस किस ने किया? आंध्र प्रदेश ने किया, केरल ने, बिहार ने और पश्चिमी बंगाल ने। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी टूटी, तो कम्युनिस्ट पार्टी विभाजन के बाद जो ये कम्युनिस्ट पार्टी है ये 2 पार्टियों में मतलब कि टूट गई। पहली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो जो पहली है इसमें सोवियत संघ के विचारधारा को मानते थे ये, और जो दूसरी है वो चीन की विचारधारा को मानते थे। इसके प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नबूंदरीपाद और P.C. जोशी और अजय घोष तथा P. सुंदरैया। अब हम देखते हैं तीसरी पार्टी के बारे में जो है भारतीय जनसंघ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। इसके संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। इनकी विचारधारा थी कि पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत बनाओ और हिंदी को राजभाषा बनाओ। अंग्रेजी भाषा का विरोध किया इन्होंने और एक देश, एक राष्ट्र और एक संस्कृति हो, अल्पसंख्यकों को रियायत का विरोध। और जो प्रमुख नेता थे इसके वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधा के, और बीजेपी की जड़ें इसी पार्टी में हैं। और समर्थन वाले देश थे मतलब कि राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। अब है स्वतंत्र पार्टी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। इसके संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी।
चरित्र, ठीक है, 4 ही हैं वो, सॉरी। अब है विचारधारा, कहते हैं इसकी सरकार अर्थव्यवस्था में कम हस्तक्षेप करे और जो निजी क्षेत्र है उसमें भी छूट दे। गुटनिरपेक्ष नीति, जो सोवियत संघ है उसका विरोध करते थे। अमेरिका से दोस्ती करना सही लगता था इनको। और जो जमींदार राजा महाराजा स्वतंत्र पार्टी से ज़्यादा आकर्षित हुए। इनके मुख्य नेता कौन से थे? सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा और मुनि मनसानी। अब हमारा टॉपिक है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। तो जो भी आए कांग्रेस उसे अपने में शामिल कर लेती थी और इस रणनीति से विपक्ष कठिनाइयों में पड़े थे। विपक्ष के विचारों में, मतलब कि जो विपक्ष के विचार हैं उसको कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलती थी और इससे जो पार्टी में विभेद तथा सहनशीलता होती थी और कोई पार्टी में नाखुश भी होता था और वह पार्टी में ही रहता था। मतलब कि जो इसमें जो वो काम करते थे उसे जो पार्टी में रहने वाले सदस्य हैं वो खुश भी नहीं थे, पर फिर भी उनको उसी पार्टी में रहना होता था। और कांग्रेस पार्टी में जो समूह है उसको गुट कहते थे और कांग्रेस अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण विभिन्न गुटों के कारण सहनशील थी। अब जो हमारा टॉपिक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो पहले चुनाव से, मतलब कि जो पहला चुनाव है उससे पहले कुछ विपक्षी पार्टियों का निर्माण हो चुका था और इन पार्टियों को सफलता नहीं मिली थी, लेकिन लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई इन्होंने। और लोकसभा तथा विधानसभा में इन पार्टियों को कम सीटें मिली थी। विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस की नीति की आलोचना की थी और शुरुआत में कांग्रेस और विपक्ष के बीच सम्मान था। अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। नेहरू जी ने जेपी नारायण जैसी, मतलब कि साम्यवादी सरकार में शामिल होने का मौका दिया। तो आई होप आपको मेरा ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया दूसरी बार वीडियो देखो, फिर वीडियो देखने के बाद आप एक बार अपनी बुक जरूर समझ लेना। बुक अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।